बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, आज के इस खसूसी प्रोग्राम में जो डूबती पावर लूम इंडस्ट्री है, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। पावर लूम इंडस्ट्री में के इस डिक्लाइन की वजह से, पावर लूम इंडस्ट्री की इस तबाही की वजह से ना सिर्फ उसका ऑनर, उसका मालिक परेशान है, बल्कि वो शख्स भी परेशान है जो वहाँ पर काम, कारोबार, मजदूरी करता है। ना सिर्फ वो बल्कि उससे वाबस्ता उसका ख़ानदान जो मुंसलिक है उससे, वो भी परेशान है। एक पूरा जो सर्कल है, एक पूरे जो मामलात हैं, वो इस चीज़ से डिस्टर्ब हो रहे हैं कि पावर लूम इंडस्ट्री को इस वक्त जो है वो डिक्लाइन का सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ पर जो मज़दूर तबका है, यहाँ पर जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि पावर लूम इंडस्ट्री के जो करता धरता लोग हैं, जिनके पास पावर लूम इंडस्ट्रीज़ के ओहदे हैं, अहम ओहदे हैं, उनसे जाएं और उनसे फिर हम ये डिटेल्स इस वक्त जानें कि इंडस्ट्री इस वक्त किस नहज पे खड़ी है, और अगर इकदाम नहीं उठाए जाते तो पावर लूम इंडस्ट्री की जो तबाही है वो किस ख़तरनाक तरीके से जो है वो हो रही है और होगी। इस वक्त हमारे साथ कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं भाई? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए ठीक है। सर कितना आप लोगों को की जो इंडस्ट्री है, जो काम कारोबार है, वो डिक्लाइन की तरफ गया, तबाही की तरफ गया, और उस तबाही की वजह से आप लोगों के क्या हालात हैं? फ़िलहाल तो तबाही की तरफ ही जा रहा है सारा कुछ, क्योंकि कामकाज जो पहले 50% लगा लेके चल रहा था वो अब नहीं चल रहा। अब 20% या 25% लगा लो कि वो चल रहा है। उसमें घर के अखराजात भी नहीं पूरे हो रहे और ना बिल वगैरह दिए जा रहे। बिल वगैरह भी इतने आ रहे हैं, तकरीबन लगा ले कि हम 3 लोग हैं घर में, हमें 25,000 रुपया बिल आया है। 25,000 तनख्वाह हमारी 50,000 रुपया है। हम 25,000 बिल जमा कराएंगे, घर रेंट का है 15,000 रुपया रेंट हमारा, तो हम वो घर का खर्चा चलाएंगे, बिल अदा करेंगे या रेंट वगैरह देंगे या अपना कारोबार करेंगे, कैसे करें? अच्छा, इस वक्त वाकई यार बिलों ने वाकई तबाही फेर दिया। उन्होंने वाकई तबाही फेरी हुई है। किसी का भी हर घर से हमने पता किया, यार दोस्त से पता किया, वो भी यही कह रहे यार बिलों ने इस मरतबा हद कर दी है। अच्छा, वैसे अमूमन आपकी सैलरी कितनी है, तनख्वाह कितनी है? हमारा काम खुद का ही है। अच्छा, ठीक है, लेकिन 50-60 हज़ार रुपया महीना निकल आता है। 50-60 हज़ार आप निकाल लेता हूँ मैं। तो उस 50-60 हज़ार में मुमकिन है, चलें आप तो ये है कि आपका अगर आपका काम कारोबार है तो आप फिर अच्छा कमा रहे हैं, 50-60 हज़ार बेहतर है, बहुत होता है। हाँ, 30,000 रुपया सैलरी मिलती है, बिल्कुल। उसको तो 25-30 हज़ार रुपये इनफ है, उसको इतनी सैलरी दी जाती है। उसके लिए तो और दुश्वार है, मुश्किल है हालात को लेकर। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए। तो जो 25,000-30,000 रुपया लेता है, ये मेरा भाई है पीछे, ये 30,000 रुपया लेता है। इसका अखराज यार बहुत मुश्किल हुए है इस वक्त तो चलाने के लिए। इसका भी घर का 25,000 रुपया रेंट है। अच्छा, 30,000 सैलरी है, 25,000 घर का 25,000 का बिल आ गया, 25,000 रुपया। घर का रेंट तो 15,000 रुपया लेता है इसका भी, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? तो वाकई यार ये आप लोगों हम कपड़े का काम करते हैं, पहले हाथ से पीछे चल जाएं 2 साल पहले, तब काम था 80%, ठीक है। अब 80% के बजाय 20% कपड़े का काम रह गया। पहले हम सूट सेल कर रहे थे जो 1400-1500 रुपये में, अब वही सूट हम 2500 रुपये में सेल कर रहे हैं, तो वो आगे गाहक क्या लेगा? 1000 रुपया महंगा सूट तो नहीं कस्टमर ने लेना। बिल्कुल ऐसे ही है। वो यही मामला है कि वो महंगाई बहुत ज़्यादा हद हो गई है, कारोबार की समझ नहीं आ रही क्या करें क्या ना करें हम। अच्छा, कारोबार अमूमन हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पर काम कारोबार या जहाँ पर इंडस्ट्री की लगाने की बात आती है, काम कारोबार को आगे एक्सपेंड करने की बात आती है, वहीं लोग जो है वो अब डर भी रहे हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने से भी डर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भाई अब हम इन्वेस्ट करें, हमारे पैसे डूब जाएँ। फिर जारी बात, डर, बिल्कुल ये बात भी 100% राइट है। एक दोस्त था मेरा, उसने पीछे से 5 लाख का काम शुरू किया। उसने कहा चले मैं पार्टनरशिप कर लेता हूँ, काम चल जाएगा, अल्लाह पाक खैर करेगा, 2 काम होंगे तो हमारा काम जो निस्बतन बढ़ जाएगा, चले अखराज पूरे हो जाएंगे। लेकिन उसका 5 लाख अब डूब गया है। 5 लाख उसका डूब गया, क्योंकि 3-4 महीने का खर्चा, दुकान का रेंट, किराए, बिल, ये चीज़ें देकर वो डूब गया। ना इतनी अखराज आता है तो ना कोई काम कर सकता है। अच्छा, इसमें वैसे कौन कौन से ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिस पर अगर अमल पैरा किया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं, हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? हालात बेहतरी की तरफ इसलिए यही है कि एक तो महंगाई थोड़ी सी कम की जाए, क्योंकि अब फिर ये न्यूज़ में बता रहे हैं जी टैक्स लग गया है, 6 या कुछ रुपये बिल फिर हर माह बढ़ रहा है। पिछले माह भी बढ़ाया, इस माह भी बढ़ाया, 15 डेट को भी 15 दिन पहले भी बढ़ाया, कि मसलन एक माह में 2-2, 3-3 मरतबा जब बिल बढ़ा रहे हैं तो वो क्या करेगी वहाँ? जाहिर सी बात है कि उसके लिए मामला चलाना बहुत मुश्किल है। शुक्रिया भाई आपके वक्त देने का। इस वक्त एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं।
इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का क्या काम कारोबार करते हैं आप? पावर लूम का पावर लूम का करते हैं। कितनी तनख्वाह है आपकी? तकरीबन 30 तो 32,000। 30 से 32 हज़ार है। उस 30 से 32 हज़ार में गुजर बसर हो जाता है? कोई मामला चलते नहीं, हैं? 5 अफराद हैं हम। हाँ। 30,000 में क्या 14,000 रुपये बिल आ गया बिजली का। कितना बिल आया? 14,000। 14,000, यानी 30-32 हज़ार में से आपका 14,000 बिल आ गया। हाँ जी। 3,000 गैस का आ गया। हाँ। बकाया बचा क्या? तो फिर यार जाहिर सी बात है, सिर्फ आप लोगों ने बिल ही अदा नहीं करने सरकार के। एक और बात है, जब पावर लूम की तानी ख़त्म हो जाती है तो 8-8 दिन भीम नहीं आते, बंद रहता है काम। फिर वो 8-8 दिन के वो आपको तनख्वाह या वो मजदूरी है नहीं नहीं। मिलती। बंद है, ठेका है ना हमारा। हाँ। तो हमें 8-8 दिन 8-8 छुट्टियाँ करा देते हैं। उसके बाद भीम आते हैं, फिर तो 5-7 दिन चलाने को लग जाते हैं। हाँ। फिर जाकर जिनके जो 30,000 बनता है ना, वो 22-23 रह जाता है। वो 22-23 रह जाता है यार। तो फिर ये कैसे आप लोग अपने घर के मामला चलते हैं? उधार वगैरह किसी से ले लेते हैं इस फिर? तरह ही होता है ना। तकरीबन कोई पहले कमेटियाँ पाई हुई थी, वो घर बैठ के पहियाँ खा लियाँ। हाँ। हूँ आप वो भी ख़त्म हो गया सब कुछ। अब तो खुदकुशी करने रहेगी ना। अब हालात जाहिर सी बात है कि इस अमल तक आ चुके हैं जो इस्लाम में वाज़े ममनू है, हराम है। उम्मीद है आपको कोई कि यार चलें कहीं पे? मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सामने रख के गोली मारे इनको, बस मेरे मार देने गोली आके। जो हुकूमत चाह रही है ना, अभी ये 3 दिन है मरियो नवाज आई, कहते मुझे 60,000 से कम मजदूर नज़र ही नहीं आता। वो आके तो देखे तो मजदूर मरने कितना लगे हुए हैं। आके तो देखे ना इतने, वो इसे थले बह गल्लां कर रहा है कि मजदूर नज़र ही नहीं, कहते गरीब है ही कोई नहीं फैसलाबाद दे। 3-4 दिन फैसलाबाद मरियो नवाज आई ना, उन्होंने कहा जी मजदूर है ही नहीं, फैसला 60,000 तो काट के तनख्वाह है ही नहीं इतने। यानी उनके बकौल जो इस वक्त हुकूमत में बैठे जो लोग हैं, उनके बकौल के इस वक्त एक मिडल मैन गरीब जो है वो तकरीबन 60,000 रुपये एक मंथ का कमा रहे हैं। हाँ जी, ये कह रहे हैं। अभी यह एक लड़का मेरे काम करता है, 14,000 रुपया लेता है। सुबह 7 बजे आता है, रात शामी 7 बजे जाता है। जाकर देखो उसका हाल क्या है। 14,000 महीने का। 14,000 महीने का। 10-12 घंटे की ड्यूटी। हाँ, तो मकान भी रेंट पे है उनका। ये इस वक्त हालात हैं जी, ये सूरत हाल है जो आपके सामने चल रही है। और इस तरह जो है वो लोगों को मुश्किलात का, इस तरह लोगों को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और हमारे साथ भाई यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं भाई आप? पावर लूम है। पावर लूम में। कैसे हालात चल रहे हैं? सबसे पहले बस जी इदा ही है कैसे, कितनी को तनख्वाह वगैरह आपको दे रहे हैं, सैलरी? जी महीने का कोई 27-28 रुपया बनता वा। अच्छा। ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 17-18 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, 10,000 ਰੁਪਏ ਬਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ फ्रिज ਵੇਚ ਦੇਈਦੀ ਆ, ਜਾਂ मोटरसाइकिल ਵੇਚ ਦੇਈਦਾ, साइकिल ਵੇਚ ਦੇਈਦਾ। यानी अब हालात इस स्टेज पे आ चुके हैं कि अब घर की जो पड़े हुए चीज़ें थे वो बेचकर आप लोग जो है वो गुजर बसर कर रहे हैं। हाँ जी, वो ਵੇਚ 10-10, 12-12 घंटे काम भी करते हैं, उसके बाद जो घर की चीज़ें हैं वो भी बेचते हैं, उसके बाद कहीं जाकर कोई मामला चलते हैं। हाँ जी, ਫਿਰ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ये इस वक्त हालात हैं जी, ये सूरत हाल है। इस वक्त ये मुरझाए हुए चेहरे, इस वक्त ये उदास चेहरे इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि कोई आएगा जो इनकी जो उदासी है उसको ख़त्म करेगा और इनके लिए जो है वो हवा का ठंडा झोंका जो है वो साबित होगा। शदीद गर्मी है और इस गर्मी में यकीन माने कि यहाँ पर खड़े होना भी मुमकिन नहीं है। और यहाँ पर ये लोग खड़े होकर 10-10, 12-12 घंटे की अपनी ड्यूटी करते हैं महज 25-30 हज़ार की तनख्वाह के लिए। और वो जब 25-30 हज़ार तनख्वाह आती भी है तो उसमें से जो है वो तकरीबन आधा से ज़ायद ये बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, दीगर अतराफ़ जो है वो इनके पैसे निकल जाते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि पावर लूम इंडस्ट्री के जो करता धरता हैं, जिनके पास इस वक्त पावर लूम इंडस्ट्री की जो ओहदे हैं वो हैं, उनसे बात करें और उनसे जानें कि उनके इस वक्त काम कारोबार किस नेट पे खड़े हैं, किस स्टेज पर हैं और क्या हालात चल रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल आपने देखा, आपने सुना कि इस वक्त पावर लूम इंडस्ट्री को जिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, इस वक्त वो लोग जो ये काम कारोबार करते हैं, वो लोग जिनकी अपनी पावर लूम्स इंस्टॉल हुई हैं, उनकी भी ज़ाहिर सी बात है ये राय का जानना हमारे लिए जो है वो निहायत ज़रूरी है। इस वक्त मेरे बाएं जाने मौजूद हैं शेख फरहान साहब, जो तर्जमान हैं अंजमन ताजरान सिक्का ग्रुप के,
और मेरे दाएं जानिब इस वक्त हाजी मोहम्मद असलम साहब मौजूद हैं, जो कि सदर पावर लूम एसोसिएशन फैसलाबाद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे हम डिटेल से ये चीज़ जानेंगे कि इस वक्त एक्चुअली में एक पावर लूम इंडस्ट्री को जिन डिक्लाइन का सामना है वो किन वजूहात की बेस पे है, और डिक्लाइन से हट के अगर इस चीज़ से हमने बाहर निकलना है तो उसके लिए किन किन इक़दामात का उठाना हुकूमती सतह पर हमारे लिए ज़रूरी है और एक ताजर के लिए ज़रूरी है, ताकि उसका बिज़नेस जो है, उसकी इंडस्ट्री जो है वो स्टेबल हो सके। मैं सबसे पहले शेख फरहान साहब की तरफ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने का। इस वक्त पावर लूम इंडस्ट्री किस नहज पे खड़ी है, किस तबाही के दहाने पे इस वक्त पहुंच चुकी है, और अगला स्टेप आपको क्या नज़र आ रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें मौका दिया कि जो हमारे मसाइल हैं हम उनको हाईलाइट कर सकें। इस वक्त पावर लूम इंडस्ट्री जो है तकरीबन 70% से ज़्यादा लूम इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। आप यकीन करके आपको शायद पता हो कि इस वक्त फैसलाबाद शहर, जो कि आप समझते हैं कि मैनचेस्टर और फैसलाबाद था, तमाम लोग जो इंडस्ट्री से वाबस्ता थे, कारोबार इस वक्त ख़त्म हो चुका है। सबसे बड़ा इशू जो पावर लूम इंडस्ट्री को हुआ है, एक तो बिजली के बिल। आपको पता है इस वक्त बिजली का बिल हमें तकरीबन 65 रुपये यूनिट पड़ रहा है। अब आप मुझे बताएं कि हम आलमी मार्केट या अपने जो लोकल इंडस्ट्री है वहाँ पे कैसे एक दूसरे के साथ मुकाबला कर सकते हैं। इस वक्त कपड़े का रेट इतना हाई लेवल पे चला गया है कि कस्टमर हमारा माल ख़रीदता ही नहीं है, और जो हमारे पास कारीगर तबका है वो तो टोटली इस वक्त आप समझ लें बेरोज़गार हो चुका है। अब वहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, हम उनको कहते हैं कि अभी भी होश के नाखून ले ले, लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। आपको शायद मालूम हो कि बेरोज़गारी की वजह से इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का भी बहुत मसला है। इस वक्त चोरी डकैती की बहुत ज़्यादा वारदात है, क्योंकि जो लोग कारोबार, नौकरियाँ या किसी लूम इंडस्ट्री से वाबस्ता थे वो तो फारग है इस टाइम, उन्होंने अपने घरों के निज़ाम कैसे चलाने हैं इस वक्त। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा लूम इंडस्ट्री को मसला, एक तो धागे के रेट भी हैं, तो धागे के रेट वो भी ब्लैक में मिल रहे हैं। आप यकीन करें कि धागा लेने जाते हैं तो आज रेट कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है। हालांकि आप यकीन करें कि हमारी यहाँ पे माल बना भी लेते हैं, उसका ख़रीदार भी कोई नहीं है। अब हमारी मजबूरी है, हमने फैक्ट्रियों के किराए देने हैं, कारीगरों को तनख्वाहें देनी है, हमने तो कहीं ना कहीं से उधार पकड़ के चाहे फैक्ट्री चलानी पड़ेगी हमें। इस वक्त हम बहुत मजबूर हैं। और तीसरा सबसे बड़ा मसला जो सोफ़ा क्लॉथ, पर्दा क्लॉथ इंडस्ट्री को है, स्मगलिंग का माल। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करेंगे, ये जो बाहर से स्मगलिंग का कपड़ा आता है, इसकी वजह से हमारी लूम इंडस्ट्री जो सोफ़ा क्लॉथ, पर्दा क्लॉथ वाली, वो तो टोटली कोलैप्स कर चुकी है। ये ज़ाहिर सी बात है। मैं बेसिक मसाइल की इस वक्त भी तरफ आऊँगा, क्योंकि अमूमन हम इस चीज़ को भी देखते हैं कि जहाँ पर हम कम्पीट करने की बात करते हैं या हम अपने कारोबार को बढ़ाने की बात करते हैं, तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर ताजर को सपोर्ट दी जाती है, रिलीफ दी जाती है बिजली के बिलों से, इवन बिजली के यूनिट्स में बड़े पैमाने पर रिलीफ दी जाती है, लेकिन ताजरों को ही पीसा जा रहा है। जहाँ पर आप घर से अगर आप 10, 15, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये तक वसूल कर रहे हैं यूनिट, वहाँ पर एक ताजर से 65 रुपये तक एक यूनिट चार्ज करना, ये तो जाहिर सी बात है नाइंसाफ़ी है। मैं आपको बताऊं कि ताजर एक सबसे आसान निशाना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। आप यकीन करें, आप किसी दुकानदार के पास भी चलें, क्योंकि हम पूरे फैसलाबाद के ताजरों की भी तर्जुमानी कर रहे हैं। आप यकीन करें कि एक दुकानदार है ना, कभी उसको इनकम टैक्स वाले आके तंग कर रहे हैं, कभी उसको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले तंग कर रहे हैं, कभी इसको प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तंग कर रहा है, कभी शापरों का चलान करने वाले। आप यकीन करें कि ताजर बंदा जो है ना, वो तो इससे पिस चुका है, कारोबार है नहीं। आए दिन उन पे इस्तगासे दे के पर्चे दिए जा रहे हैं। आप यकीन करें कि कारोबारी तबकों को इन्होंने क्रिमिनल बना दिया, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिए हैं। आए दिन आप यकीन करें दुकानदारों की दुकानों पे छापे मार रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। अब पता चलता है जी ये कौन सा महकमा है। हम तो इस वजह से इतने परेशान हैं, कारोबार तो है ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि वो जल्द अज जल्द कुछ ऐसा अवामी रिलीफ दें, क्योंकि जब तक आपकी इंडस्ट्री तरक्की नहीं करेगी, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इंडस्ट्री और मुल्क जो है ये एक दूसरे के साथ ही चल सकते हैं। बगैर इंडस्ट्री की तरक्की के जो है वो मुल्क को आगे बढ़ाना जो है वो मुश्किल है। उसके साथ ये भी आपने एक बात किया कि स्मगलिंग का माल, और इस वक्त स्मगलिंग का जो एक कपड़ा आ रहा है पाकिस्तान में, उससे जो है वो बड़े नुकसानात हो रहे हैं ज़ाहिर सी बात है एक ताजर को, क्योंकि जो लोकल लेवल पर उसकी प्रोडक्शन कर रहा है, फिर ज़ाहिर सी बात है उसकी सेल में भी, फिर उनकी कीमतों में भी, फिर ये सारा एक सर्कल जो है मैकेनिज़्म डिस्टर्ब होता है। एक मैकेनिज़्म कहाँ से ख़राब होता है और कितने उसके ख़तरनाक असरात मरतब होते हैं, और मार्केट को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ताजर को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब स्मगल हुआ कपड़ा जो है वो यहाँ पर आता है। सर, इस वक्त आप यकीन करें कि आपके जो बाज़ार है ना, वहाँ पे स्मगलिंग का माल ढेरों है, और ये जो हमारे मुतलका महकमे हैं, कभी उन्होंने किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की नहीं है। असल में वो कहते हैं ना कि बुरे को ना मारो, बुरे की माँ को मारो।
इनको चाहिए था कि बॉर्डर पे अब हमारी पिछले दिनों में भी मीटिंग हुई तो हमने उनको बताया जो हमारे आला हुकाम है कि ये जो स्मगलिंग का माल आ रहा है इस वजह से फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोलैप्स कर चुकी है, तो आप इसको कंट्रोल करें। बॉर्डर पे आप जो आपने सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई हैं तो उनकी शायद हमें नहीं पता कि इन कामों में कौन मुलव्वस है जिसकी वजह से स्मगलिंग का माल यहाँ पे खुलेआम बिक भी रहा है और खुलेआम आ भी रहा है। अब हम लोकल इंडस्ट्री वाले इनका के साथ कैसे मुकाबला करें? ये स्मगल हुए और यहाँ पर जो लोकल बन रहा है इनकी कीमतों में क्या फ़र्क होता है? अगर लोकल फॉर एग्जांपल कि एक सूट है उसकी कीमत जो है वो 1000 रुपये है और वहीं से अगर वही सूट स्मगल होके आता है तो उसकी भाव कितना होगा, कितनी उसकी कीमत होगी, और ये जो रेट्स हैं जो कीमतें हैं इनका रद्द-बदल ज़रा समझा सकते हैं? मैं आपको थोड़ा सा एक मिसाल देना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें हम जो कपड़ा फैसलाबाद में जो अपनी लोकल इंडस्ट्री में बनाते हैं वो 300 रुपये मीटर हमें जो घर में इस वक्त उसकी कास्ट पड़ रही है और उसका अर्ज़ है 60 इंच, और जो बाहर से जो स्मगल होकर माल आ रहा है उसका अर्ज़ है 120 इंच और उसका रेट भी है 300 रुपया। अब जारी बात है कि हम लोकल इंडस्ट्री कैसे उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं? स्मगलिंग का कपड़ा इस वक्त पर्दा क्लाथ, सोफ़ा क्लाथ, क्या तमाम लूम इंडस्ट्री को तबाह कर चुका है। गवर्नमेंट से हमने कई दफ़ा अपील की है कि जल्द अज जल्द ये बॉर्डर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इनको चाहिए कि बॉर्डर को बंद करें, और ये जो स्मगलिंग का माल आ रहा है कपड़े इंडस्ट्री की बात क्या कि पूरे पाकिस्तान में ये हालात जा रहे हैं इस वक्त। ये जाहिर सी बात है, सारी सूरत हाल है जिसका इस वक्त जो है वो सामना करना पड़ रहा है। शेख फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जमान हैं अंजुमन ताजरान सिक्का ग्रुप के, और ये कहते हैं कि इस वक्त जो है वो एक तो ताजर को ख़ास तौर पर बिजली के बिल जहाँ पर 65 रुपये जो है वो ताजर से यूनिट चार्ज किया जा रहा है, उसके साथ जो है वो पावर लूम इंडस्ट्री का डिक्लाइन की वजह एक ये भी है कि स्मगल हुआ कपड़ा जो है वो यहाँ पर आ रहा है, जो अप्रॉक्सीमेटली जो यहाँ पर लोकल जो कीमत है कपड़े की या लोकल लेवल पर जो इस वक्त कपड़े की कीमत है उससे भी आधी कीमत पर जो है वो स्मगल होकर यहाँ पर सेल होता है, जिससे जाहिर सी बात है फिर सारा मैकेनिज्म और सारा जो है वो मामला डिस्टर्ब होते हैं। इस वक्त हमारे साथ हाजी मोहम्मद असलम साहब मौजूद हैं जो सदर हैं पावर लूम एसोसिएशन फैसलाबाद के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। आप इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, आप इंडस्ट्री को देखते हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे और भी इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग आपके साथ मुंसलिक हैं। किस नहज पे इस वक्त पावर लूम इंडस्ट्री खड़ी है, और अगर तरजीही बुनियादों पर इकदाम नहीं उठाए जाते तो कितनी बड़ी तबाही आने वाले दिनों में आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर लूम इंडस्ट्री फैसलाबाद का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना जी, वो एक मेजर यार्न है जो जिसकी कीमतें बिल्कुल आसमान के साथ बातें कर रही हैं। जो बैग में पहले 8,000 8,500 में मिलता आज 45,000 50,000 में मिलता है। इसके रेट का फ़र्क आप अंदाज़ा लगा लें। और जो रुई का रेट है ना आज भी जो किसान से ली जा रही है वो 6 से 7,000 रुपये माना है, और इधर कपड़े का धागे का रेट आसमानों के साथ बातें कर रहा है। कैसे मैच कर जाएगा? किसान को भी कुछ नहीं दे रहे सेंटर वाले जो हैं मिडल मैन, और किसान को भी लूट रहे हैं और इधर इंडस्ट्री वालों को भी लूट रहे हैं। धागा जो मिल रहा है वो 45-50,000 का बैग मिल रहा है और किसान से 6,000 7,000 रुपये मन खरीदी जा रही है। ये डिफरेंस जो है ना यही मार रहा है लोगों को। उसके बाद बिजली आ जाती है। बिजली का यूनिट जो पिछले महीने 70-72 रुपये था, इन्होंने को 10 रुपये का रिलीफ दिया, 65 रुपये पे आ गया। लेकिन इनको ये नहीं पता हमको को कि इन्होंने 7 रुपये 42 पैसे बेसिक टैरिफ बढ़ा दिया। अगले महीने 75 रुपये से ऊपर रेट आएगा, 15 रुपये से ज़्यादा बढ़ेगा हमारा, 80 रुपये यूनिट आएगा 65 वाला, क्योंकि अगले महीने से लागू होना ना इस जुलाई से। अभी जुलाई के बिल आने हैं तो जुलाई के बिल आएंगे तो ये 80 रुपये रेट आएगा। यहाँ कहाँ बैठे हैं ये 65 रुपये वाले, ये भूल जाएंगे सब कुछ। अच्छा उसके साथ उसके मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त एक अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए जहाँ पर आप लोग अगर 50 पावर लूम आपकी इंस्टॉल थी, आपके पास 50 पावर लूमें थी, इस वक्त कितनी रह चुकी हैं? एक शख्स जिसके पास 50 थी, जिसके पास काफ़ी तादाद में मुलाजमीन भी थे, कितने परसेंटेज इस वक्त हुई है जिसमें मुलाजमीन को भी जो है उनकी नौकरियों से फारिग किया गया है? पावर लूम जो इंस्टॉल हुई हैं वो भी बंद हुई हैं। हमारे फैसलाबाद डिवीज़न में पावर लूम इंडस्ट्री का ये कंडीशन है कि यहाँ 30 से 35% इंडस्ट्री कबाड़ में चली गई है टूट के मशीन, और उसके बाद 15 से 20% बंद पड़ी है, बाकी रह गई 35%। तो 35% चल रही है, वो भी अपनी जान के खेल के चला रहे हैं, वो भी लॉस दर लॉस कर रहे हैं। तो मुनाफे में वो भी नहीं चला रहे, क्योंकि उनको भी धागा इसी बाज़ार से मिल रहा है, बिजली का बिल गवर्नमेंट ही देती है उनको भी, उन्होंने बिल जमा कराना है। तो जो बड़े लोग हैं ज़्यादा पैसे वाले, वो अपनी सांस ले रहे हैं घड़ीस के। ये नहीं है कि वो हम कहेंगे वो बड़े मुनाफे में जा रहे हैं, या कारोबार जो चल रहा है। 30 से 35% काम रह गया फैसलाबाद डिवीज़न में पावर लूम इंडस्ट्री का। आप चेक कर लें, सारे इलाके में चल जाएँ। ये डिक्लाइन शुरू कहाँ से हुआ? ये डिक्लाइन का आगाज़ कहाँ से हुआ? आपका वो कौन सा ऐसा कह लें कि वो बदकिस्मत साल था
कि जिसमें जो है वो इस इंडस्ट्री जिससे बड़े तादाद में जो है वो घर वाबस्ता थे, जो पावर लूम इंडस्ट्री का मालिक था वो खुशहाल था, जो उससे वाबस्ता लोग थे वो खुशहाल थे, सब के काम कारोबार बड़े स्मूथली चल रहे थे। एक्चुअली में असल जो डिक्लाइन की वजह वो क्या थी और कौन सा साल आप लोगों के लिए एक कहर बन गया? मैं तो कहूँगा कि जो बिजली का बिल हमें जब 2018 में, हम सियासी बात नहीं करेंगे किसी के खिलाफ, को सियासत की बात नहीं, हम आप जाहिर सी बात है इंडस्ट्री पे उस चीज़ को हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं। 2018-17 में बिल 15 रुपये यूनिट था और बिल 65 रुपये यूनिट है। 2022 में यूनिट 25-26 रुपये था और 65 रुपये हो गया, 70 रुपये हो गया। तो इसमें किसी को भी कह लें, किसी को ब्लेम देना दे लें, लेकिन जब 22 रुपये वाला ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो 65 वाला कैसे बर्दाश्त हो जाएगा? उसके बाद हमारा डाउनफॉल ही है। और 2018 के बाद जब से भी दिन चढ़ा है ना, जो भी आगे, उसके बाद कोई काम नहीं चला। आज कल गया, कल और गया, आज 5% जा रही है, कल को 5% और चल जाएगी, आज 35% पे चले गया। अगर ऐसे ही हालात रहे महीना 2 महीने तो 50% पे कबाड़ में चली जाएगी। उसके साथ जाहिर सी बात अब ये कहते हैं कि 2018 के बाद जैसे जैसे एक साल गुजरता गया वैसे वैसे ही हालात जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाते गए। बिल्कुल इसी तरह हुआ। हमारे लिए मुसीबत यही बनी है कि बिजली के रेट बढ़ते गए और धागे के रेट बढ़ते गए। उन्होंने लूमों वालों ने मारा है, इनको और क्या मुसीबत पड़नी थी? कपड़ा जो है, जो सादा यहाँ एक 50-60 रुपये मीटर था, वो 300 रुपये मीटर हो गया। कोई गरीब आदमी की पहुँच से बाहर हो गया। हम अपना सूट नहीं खरीद सकते, गरीब आदमी का मजदूर क्या खरीदेगा? जाहिर सी बात है जी, बड़े इस वक्त जो है वो जाहिर मुश्किलात जो ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश तबका था वो पिसकर जो है वो इस वक्त रह चुका है। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे शेख फरहान साहब? ये हाई साहब की बात से मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। अब आप यकीन करें कि जब 2018 हम भी जो भी आने वाली गवर्नमेंट है उनको वेलकम करते हैं और तमाम गवर्नमेंट जारी बात है हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हम चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम करें। लूम इंडस्ट्री का असल में कोलैप्स तब शुरू हुआ कि जब ये बिजली के रेट या आप कह लें कि सियासी अदम इस्तेहकाम, सबसे बड़ी वजूहात मेरी नज़र में तो वो है। जब ये मुल्क में ऐसे मामलात हुए, जब ये आपसी कुछ लड़ाइयाँ हो पड़ी हैं हमारे सियासतदानों की, उसमें पिस अवाम गई, गरीब तबका पिस गया, कारोबारी तबका पिस गया। जब ये मसला शुरू हुआ 2018 कह लें या 2022 से कह लें, जो मेरी नज़र में जो मेरा ओपिनियन है कि 2022-23 के दरमियान में ना ये लूम इंडस्ट्री कोलैप्स करना शुरू हुई। उससे पहले वो लूम इंडस्ट्री चली कि जब आपको पता है कोरोना के मामला थे, उसके बाद लूम इंडस्ट्री ने एकदम पीक लोगों ने टाइम देखा, तो वो टाइम देखा उस वक्त, क्योंकि पूरी दुनिया की इंडस्ट्री बंद थी, फैसलाबाद की इंडस्ट्री चल रही थी, काफ़ी ऑर्डर भी थे, बिजली के रेट भी कम थे, कारोबार भी बड़ा अच्छा चल रहा था। जो बेरोज़गार लोग थे वो भी रोज़गार उनका भी लग चुका था, हम लोग भी खुश थे। मगर मेरी नज़र में इस वक्त जो सियासी इस्तेहकाम है ना, सबसे पहले वो होना चाहिए। मुल्क में ये जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, ये जो भी हमारी सियासी पार्टियाँ, अपोजिशन पार्टियाँ, इनको चाहिए कि जल्द अज जल्द मिल बैठ कर अवामी मसाइल हैं इनको जल्द अज जल्द पहली तरजीहात में इनको हल करें, ताकि मुल्क की आवाम सुख का सांस ले सके। इस वक्त आम आवाम इतनी परेशान है, आप यकीन करें, लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, लोगों के हालात नहीं है इस वक्त बिजली के बिल पे करें, अपनी औलादों को खाना खिलाएं, अपने घरों के किराए दें। किराएदार तबका तो वैसे ही तबाह हो चुका है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं शेख फरहान साहब कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, हम तो ये कहते हैं कि कारोबारी तबका खुश है, लेकिन ये वो लोग हैं जो पावर लूम इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, ये वो लोग हैं जिनके साथ आगे पावर लूम इंडस्ट्री के मालिकान वाबस्ता हैं, और ये सब जो है वो कंक्लूजन निकाल के इस वक्त सामने रख चुके हैं और ये कहते हैं कि इस वक्त हमारे लिए जो है वो आगे के दिन इंडस्ट्री के हवाले से इंडस्ट्री को आगे रन करना हमारे लिए दुश्वार होता जा रहा है। जहाँ पर एक मिडिल क्लास से एक मिडिल मैन गरीब तबका पिसा है, वहाँ पर जो सफ़ेद पोश तबका है, इसको मैं कहता हूँ कि मिडिल क्लास या एक गरीब से भी ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुँचा है। उम्मीद ये की जाती है कि हालात बेहतर होंगे। वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलिक अब्दुल रज़ाक साहब, जो नायब सदर हैं पावर लूम एसोसिएशन के, और इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे हम बातचीत करके इस वक्त जानेंगे कि पावर लूम इंडस्ट्री को किन किन मसाइल का सामना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पावर लूम इंडस्ट्री से वाबस्ता जो लोग हैं, पावर लूम इंडस्ट्री के जो करता धरता लोग हैं, उनसे हम मिलें, क्योंकि अब ये नायब सदर हैं, अब इनके साथ और भी पावर लूम
के मालिकान ऑनर्स इनसे मुंसलिक होंगे, इनसे वाबस्ता होंगे, ये उनके बीच बैठते हैं, उनके हालात जानते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि फिर अगर एक इशू, एक मसला खड़ा हो गया है तो फिर उस मसले के हल के लिए इन लोगों के जहनों में, इनके माइंड में पॉइंट ऑफ व्यू भी होते हैं कि अगर इन पॉलिसीज़ पर, इन TORs पर अगर हुकूमत अमल पैरा करती है तो हालात और मामलात को बेहतर बनाया जा सकता है। इस वक्त सर आप लोगों की तरफ से क्या क्या ऐसे TORs हैं, ऐसे क्या क्या पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं जिन पर अगर अमल पैरा किया जाए, अमल पैरा हो तो बहुत हद तक जो है वो मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। आप लोगों की जो इंडस्ट्री इस वक्त डूब चुकी है तकरीबन, वो बेहतरी की तरफ आ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे चेयरमैन साहब, वही रामे साहब ने आपसे बात की, उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट उन्होंने आपको बता दिए हैं, असलम साहब ने बता दिए हैं। ऐसे हमारे जितने भी मतलब है ना पॉइंट, वो सब बता चुके हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो बिजली जो है ना, हमें बिजली की वजह से सबसे ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है। जितने बिल आ रहे हैं हमें, वो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। पहले बिल जितना आता था, अब बिल इतना हर माह में इतना बढ़ के आ जाता है, तो कपड़े में नुकसान हो रहा है। अब हमने जब बिल जमा करवाना, तो वो ज़रूरी होता है हम कि उस तारीख को जमा करवाएं, लेकिन हम जाते हैं वहाँ, उनको कहते हैं यार हमें डेट हमें बढ़ा दें ताकि हम बिल को जमा करवा दें। वो 8-10 दिन की तारीख बढ़ाते हैं, फिर भी पैसे जमा नहीं होते। वे देखते हैं हमारे पास बचा क्या है। हमारे पास जो एसेट्स होते हैं, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे पास मतलब कुछ नहीं मैं बचा। आपने कहा यार मैंने बिल जमा कराना ज़रूरी करना, मैंने अपनी गाड़ी सेल कर दी, वो मैं मोटरसाइकिल पे आ गया, गाड़ी सेल करके मैंने वो बिल जमा करवाया। आपने अपनी गाड़ी सेल करके अपनी उस पावर लूम का जो है वो बिल अदा किया, उसका बिल दिया और आप बाइक पे आ गए हैं। इस बाइक पे आ गया हूँ। और मुझे बेशतर, मैं माजरत आपकी बात में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर पहले जब बैठे हुए थे, हमसे जब बातचीत हम कर रहे थे, तो हमें बताया जा रहा था कि इस वक्त जो पावर लूम मालिकान हैं वो भी तकरीबन 50 to 60% ऐसे लोग हैं जो गाड़ियों से बाइक पे आ चुके हैं। उनकी हालत ये है कि उन लोगों के पास जो गाड़ियाँ थीं वो उन्होंने बेच दी हैं और अब वो बाइक पर आ गए हैं। हालांकि वही एक टाइम था कि वो लोग जो है वो लाखों करोड़ों रुपए जो है वो कमा रहे हैं। पहले सब गाड़ी बेचने से पहले, मैं इससे पहले की बात कर रहा हूँ, पहले मेरे पास जनरेटर था, वो तकरीबन 100 एम्पेयर का था। वो मैंने देखा कि यार बिल जमा नहीं होना, मैंने जनरेटर सेल कर दिया। वो उसके बाद तीसरे माह फिर बिल ज़्यादा आए, फिर मैंने क्या किया, गाड़ी सेल कर दी। दूसरे वो हमारे दोस्त हैं या हमारे भाई हैं, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। आपने देखा हो किसी भी फैक्ट्री में पहले जनरेटर चलता था, जनरेटर तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते हम, क्योंकि पेट्रोल या डीजल इतना महंगा हो चुका है कि हम वो चलाते ही नहीं। उसके बाद ये हम रोज़ाना ये सुनते हैं, गवर्नमेंट से सुनते आ रहे हैं कि यार ये IPPs के हम बातचीत कर रहे हैं। ये इन्होंने हमें तकरीबन कुछ 6 माह से इसी हमें क्या कहते हैं, लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि IPP हमें लूट रही है। अगर यार आपको पता चल गया कि ये काम ये फ़लाँ लोग कर रहे हैं, आप उनसे बातचीत करें या उनके जो मुआहदे हैं वो कैंसिल करें, ताकि हमारा तो कुछ बने। अभी तक इन्होंने, मेरा ख्याल है जो भी कोई वज़ीर साहब आते हैं या हमारे को मिनिस्टर जो भी हैं या हमारे गवर्नमेंट के कोई भी हैं, मैं सियासी बात नहीं करता, पहले भी हमारे दोस्तों ने कहा सियासी बात नहीं करते, लेकिन मैं बिलोंग टू मुस्लिम लीग, लेकिन मैं ख़ुद परेशान हूँ। हमें लोग ताने देते हैं कि यार आपकी हुकूमत क्या कर रही है, हम क्या करें हुकूमत को, हम तो खुद मतलब परेशान हैं, सारे हम दोस्त परेशान हैं। और जो भी है ना IPPs, इनको चाहिए कि जितने भी IPPs के जो मुआहदे हैं वो कैंसिल करें। अगर ये नहीं कर सकते वो ऐसे करें, हमारे जो मालकान पावर लूम मालकान है उनसे वो करें कि वो जो सोलर पैनल है ना, वो हमें बैंक के थ्रू हमें वो दिए जाएं, ताकि हम सोलर पैनल चला के हम बिजली वहाँ से ले लें, ये ना लें उनसे IPP से, हम वहाँ सोलर पैनल चला। मैं इसी तरफ आना चाहूँगा, मैं इसी पर जो है वो आपसे बात भी करना चाह रहा था कि इस वक्त ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम ये भी देखते हैं कि एक तरफ आप लोग जनरेटर भी नहीं अफोर्ड कर सकते, उनमें जो इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल है वो इतना महंगा है कि वो आप लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब अगर हम बिजली की तरफ आएँ तो वो आप अभी उसके हालात बता रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी जो इंडस्ट्री इंस्टॉल की उसका बिल नहीं दे सका, मैंने अपनी गाड़ी बेच के जो है वो बिल अदा किया। अब ये इसका एक हल हो सकता है कि बिजली पकड़ से बाहर है, पेट्रोलियम मसनूआत पकड़ से बाहर हैं, फिर इसको जो है वो सोलर एनर्जी पे कन्वर्ट किया जाए। अगर कन्वर्ट किया जाता है तो इसका कितना कोई ख़र्च होगा, हुकूमत कितना कोई आप लोगों को रिलीफ दे सकती है और इसमें कितना कोई बेनिफिट होगा, ये तमाम चीज़ें हमें ज़रा ब्रीफली डिटेल में ज़रा बताएं।
तो ऐसे है कि गवर्नमेंट हमें चाहे कि सोलर पैनल के जो जितने भी हैं ना वो बैंक के थ्रू हमें दें, वो मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो हमसे ले लें। हम उसमें हम एडवांस कुछ नहीं दे सकते, वो गवर्नमेंट हमें दे के बैंक के थ्रू हम लेते रहें, वो सोलर पैनल लग जाए तो हम ज़ाहिर है कि अगर वो ग्रीन मीटर लगा दे तो ठीक है, अगर नहीं भी लगाते ग्रीन मीटर, हम दिन के टाइम सोलर पैनल पे अपनी इंडस्ट्री चलाएं, रात को हम इंडस्ट्री बंद कर दें, क्योंकि बिजली जितने बिल आ रहे हैं हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर गवर्नमेंट इसका एक्शन ले। ये नहीं कि रोज़ाना ये हमें को बयान के सूरत में हमें बता देते हैं, हमें ये अभी मतलब ये कहते हैं कि कुछ ही हफ्तों में या महीनों में ये काम होना चाहिए, नहीं तो इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो जाएगी। बिल्कुल ज़हनी तरजीही बुनियादों पर जो है वो इसके इकदाम हमें उठाने चाहिए। अच्छा, उसके साथ मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि अगर पावर लूम इंडस्ट्री एक बड़े पैमाने पर नहीं, एक छोटे पैमाने पर एक छोटी इंडस्ट्री है, उसको अगर हम सोलर पर कन्वर्ट करते हैं, सोलर एनर्जी पर उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो इसके अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्च होगा और कितना ये कॉस्ट लेम पड़ेगा? ये तकरीबन सोलर पैनल का जो है ना वो इसका ये 1 एम्पेयर तकरीबन उस पर ख़र्चा तकरीबन 1 लाख के करीब आता है। जो पावर लूम मुख्तलिफ उनमें एम्पेयर चलते हैं, पावर जो है छोटी पावर लूम है ना उसमें तकरीबन कोई पौना या 1 एम्पेयर के करीब एक मशीन लेती है। अगर हम ये सोलर जो मशीनें हैं उसकी वो तकरीबन को 2.5 एम्पेयर लेती हैं, वो उसी हिसाब से ये मतलब लग सकते हैं। अगर कोई 50 मशीनें हैं उसमें 50 या 45 का ये सोलर प्रोजेक्ट पूरा मतलब लग जाए तो उसका ख़र्चा तकरीबन को 40-45 लाख आएगा। एक 45 लाख 50 लाख तक ये खर्च जो है वो आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर वैसे एक्सपेरिमेंट इस चीज़ का हुआ है, फिर अगर सोलर पैनल लगा है तो वो सक्सेसफुल रहा है उस इंडस्ट्री के हवाले से? बिल्कुल, कुछ लोगों कुछ दोस्तों ने जिनके पास वो थे मतलब वो अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने लगाए हैं। वो ग्रीन मीटर इन्होंने एक और काम किया है कि जो लोग ग्रीन मीटर लगवा रहे थे ना, गवर्नमेंट ने उस पर इतनी सख्ती कर दी है, इतनी या पता नहीं है नहीं उनके पास, वो जो लगा रहे हैं वो उनसे रिश्वत मांग रहे हैं, पैसे ले रहे हैं कि ठीक है यार इतने पैसे दो तो लगा देंगे। नहीं, वो फिर उन्होंने ऐसे किया कि दिन के टाइम वो सोलर पे चला रहे हैं, रात को कुछ लोग चला रहे हैं, कईयों ने बंद कर दी, मतलब रात को बिजली पे चले जाते हैं, मतलब जो हमारे वापटा पे मतलब चलते हैं, उसके बाद जो दिन को है वो सोलर पैनल चलता है। अच्छा, वैसे कितना कोई एक जिस तरह भी हम बात कर रहे थे कि किसी पास अगर 50 है 60-70 के करीब मशीनें इंस्टॉल हुई हैं पावर लूम्स की, तो कितना कोई बिल उसका अभी करंट सूरत हाल में आ जाता है, मौजूदा सूरत हाल में ख़ास तौर पर बिजली का बिल? अभी वो सोलर पैनल का अगर सोलर पैनल लगाया हुआ है ना उन्होंने, उनका तकरीबन कोई 60 या 65% ना वो वापटा का बिल आता है, वो 35% क्योंकि सारा मतलब दिन तो मतलब चलता है, तकरीबन सुबह 8 या 9 बजे से शुरू होता है सोलर पैनल जो काम करना, वो 4-5 बजे तक काम करता है। तो उसके बाद वो 35 या 30% वो सोलर पैनल पे काम करते हैं और 65% वो वापडा मतलब होता है। ज़ाहिर सी बात, अगर इन चीज़ों पर अमल पैरा किया जा सकता है तो बेहतरी इस वक्त आ सकती है और हालात जो है वह बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिन पर हुकूमत अगर अमल पैरा करे तो हालात बेहतर हो सकते हैं? देखिए हमारे पास तो अब सबसे पहले तो यही है कि हम वो जो हमारा बिजली का इशू है ना ये सॉल्व हो जाए। अभी हमने वो जो लेबर के मसाइल आ गए हैं, ज़ाहिर है कि लेबर जो जिस तरह महंगाई हुई है, लेबर भी चाह रही है कि हमारे वो उनके बड़े तनख्वाहें बने। उन्होंने भी मतलब फड्डा डाल दिया, वो कह रहे हैं जी हमारी तनख्वाहें बढ़ा दें, क्योंकि जुलाई में हम हर साल ये तकरीबन इसके करते हैं। पिछले साल तो ऐसे हुआ था कुछ 7 से 7.5% हमने इंक्रीज़ की थी, लेकिन अब जो है वो कह रहे हैं कि तकरीबन 10% से ऊपर जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि अगर वो करेंगे हम तो ज़ाहिर है कि वो मालकान पे बोझ बढ़ेगा, तो वो दुश्वार है। इस वक्त हमारे साथ पावर लूम इंडस्ट्री के करता धरता लोग मौजूद थे जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, फिर इन लोगों से आगे जो है वो छोटे बड़े पावर लूम के मालिकान वाबस्ता हैं। इन लोगों की आपने इस वक्त बातचीत जानी, ख़ास तौर पर जो इनकी तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया वो ये बड़ा ज़बरदस्त है कि इस वक्त जो है वो इन लोगों को ख़ास तौर पर हुकूमत सोलर के ज़रिए जो है वो रिलीफ फराहम करे, इनके लिए सोलर स्कीम लॉन्च की जाए ताकि ये अपना काम कारोबार आगे बढ़ा सकें, इनकी इंडस्ट्रियाँ जो इस वक्त तबाह हो चुकी हैं वो दोबारा उठ सकें, अपने पाँव पर खड़ी हो सकें। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त पावरलूम इंडस्ट्री को जिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, पावरलूम इंडस्ट्री के मालिकान इस वक्त जिन जिन मुश्किल हालात से गुजार रहे हैं, वो आप जान रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वहीद खालिक रामे साहब मौजूद हैं, जो चेयरमैन कौंसल ऑफ पावरलूम एसोसिएशन है और वाइस चेयरमैन हैं पंजाब पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे हम बातचीत करके ये जानेंगे इस वक्त के जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का डिक्लाइन और उस डिक्लाइन से बाहर किस तरह आया जा सकता है। कौन कौन से ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिस पर हुकूमतें, जिस पर इदारे काम करें, तो जो इस वक्त इंडस्ट्री एक तबाही के दिहाने पर पहुंच चुकी है, या एक इंडस्ट्री जो इस वक्त तबाही की नहज पे खड़ी है, उस इंडस्ट्री को कैसे रिकवर किया जा सकता है। आपको ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है मालूम होनी चाहिए कि 2018 या 2018 से पहले के जो हालात थे, उसमें बड़े पैमाने पर लोग जो है वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता थे। वहाँ पर काम करने वाला एक वर्कर खुशहाल था, वहाँ का एम्प्लॉय खुशहाल था, पावरलूम का मालिक खुशहाल था। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि ना वहाँ पर इतनी तादाद में मुलाजमीन बचे हैं, उनके रोज़गार मुतासर हुए हैं, उसके साथ साथ जो पावरलूम के मालकान हैं वो भी सर पकड़ कर बैठ गए और उनके काम कारोबार भी इस वक्त जो है वो डिक्लाइन की तरफ हैं। राम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं ये जानना चाहूँगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे कि इस वक्त पावरलूम इंडस्ट्री जिन क्राइसिस से गुज़र रही है, उन क्राइसिस को कैसे फिलअप किया जा सकता है और कैसे उन क्राइसिस से जो है वो बाहर आया जा सकता है। देखिए जी, क्राइसिस को फिलअप करना या इससे बाहर आना तो मैं समझता हूँ कि अब बहुत ही मुश्किल हालात में चला गया है। ना सिर्फ पावरलूम इंडस्ट्री बल्कि पाकिस्तान की जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है वो सारी की सारी बेतहाशा डिक्लाइन में चली गई है। हम पिछले 3 सालों से सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों दफ़ा मीडिया के साथ इंटरेक्ट हमारा हुआ है, जिसमें हमने यही वावेला मचाया कि ये सनत तबाह हो जाएगी। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को कपड़ा फराहम करने वाली इंडस्ट्री है। पाकिस्तान की जो 300 स्पिनिंग और प्रोसेसिंग मिले हैं उनको कपड़ा फराहम करती है आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। पाकिस्तान की 60% जो आपकी स्पिनिंग इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्शन को कंज्यूम करने वाली इंडस्ट्री है। अरबों सैकड़ों अरबों रुपए की इसके अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट मौजूद है बगैर किसी बैंकिंग सपोर्ट के। तो इसके लिए सबसे जो हमारा बेसिक जो होता है इशू वो होता है बिजली की प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ठीक है, जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुतासर होना शुरू हुई तो हमने हमारी फैक्ट्रियों को, हमारी इंडस्ट्री के ऊपर इसके लामाला असरात आए। तो हमने सड़कों के ऊपर एहतजाज किया। जब बिजली के रेट 22 रुपये यूनिट थे उस वक्त भी एहतजाज किया। जब ये बढ़ के 32-34 रुपये हुए 2021 के अंदर फिर हमने एहतजाज किया। और ये एहतजाज का सिलसिला इसी तरह चलता रहा। हुकूमती नुमाइंदों के साथ, हुकूमती वज़रा के साथ ये बातचीत भी जारी रही, लेकिन ये मामला टस से मास नहीं हुए, क्योंकि इसकी बेसिक जो वजह थी कि पाकिस्तान की जो तमाम इंडस्ट्री या पाकिस्तान की मईशत को महंगी बिजली के जिन्ने निगल लिया। और जो आपकी IPPs थी जो कि पिछले 10 सालों से पाकिस्तान की इंडस्ट्री और पूरे पाकिस्तान की आवाम का खून निचोड़ रही थी, उन्होंने इसको जी भर के लूटा। और आज ये हमारी सूरत हाल हो चुकी है कि अगर 65 रुपये लास्ट मंथ हमारा बिजली की बेसिक प्राइस थी, उसके ऊपर अगर 7 रुपये 65 पैसे और इजाफा हो जाएगा, ये बिल अब 70-72 रुपये पर यूनिट पे चला जाएगा। आपका कमर्शियल रेट जो है जो हमारे ताजरान देते हैं ये 85-87 रुपीज़ पर चला जाएगा। ना ट्रेड हो सकती है आपकी, ना आपकी इंडस्ट्री चल सकती है। तो इससे यही था कि हुकूमत बजाय इसके ऊपर काबू पाने के हमारी कोई अशकशुई करती, वो हमारे तमाम, मैं समझता हूँ कि हमारे चैम्बर, फेडरेशन चैम्बर, ये सब सो ही रहे। ये फ़ोटो सेशन ही करते हैं वज़रा के साथ आके। किसी को वहाँ के ऊपर कोई सख्त बात करने से रोका जाता है कि वो वज़ीर आया तो वो क्यों आया, वो हमारे मामला सुनने आया। तो लेकिन ये हमारी बदकिस्मती रही है ओवर द ईयर्स कि हम अपने मामलात अगर पहुँचा भी देते हैं बाब इख्तियार तक, तो वो अपनी मस्ती के अंदर मस्त हैं। वो हमारे टैक्सों के जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको वो पैसों के साथ अय्याशी कर रहे हैं। अब यकीन करें वो अगर पानी की बोतल भी लेते हैं वो भी आपके और मेरे टैक्सों के पैसे से है। तो उनको तो अब बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मिल जाएँ। अगर सारा खवारी हुई है, हमारी तजारत ख़त्म हो गई, हमारी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर गुलाम अहमदाबाद में 35 से 37 हज़ार पावर लूम्स थी। 35 से 37 हज़ार पावर लूम इस वक्त थी पहले जब हालात अच्छे थे।
2017 के अंदर 37,000 पावर लूम थी यहाँ के ऊपर, तकरीबन 750 फैक्ट्री मालकान थे इस ये के, और वो तमाम के तमाम उसमें तकरीबन 1,000 से ज़्यादा लोग इनकम टैक्स असेसीज थे, उसमें तकरीबन 400 लोग सेल्स टैक्स असेसी थे जो हर महीने अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न्स जो है वो फाइल करते थे। अरबों रुपए का इसी एक सेक्टर से हुकूमत को जो है वो रेवेन्यू जाता था, लेकिन आज शायद 22,000 लूम्स रह गई हैं। यानी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 50% जो है वो इस वक्त डिक्लाइन हो चुके हैं। 50% जो पावर लूम्स थी जो इंस्टॉल हुई थी जिन पर काम कारोबार होता है वो शट हो चुकी है। जी यार, दूसरी फैक्ट्री मेरी तीसरी फैक्ट्री बंद है, जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं वो भी 100% कैपेसिटी पे नहीं चल रही, 65-70% वो अपनी कैपेसिटी के ऊपर चल रही हैं। वर्कर्स बेरोज़गार हैं, आपने सड़कों के ऊपर देखा है, वीराने का समय है। ये हमारा जो एरिया है, या कोई भी एरिया, सधार देख लें, धांधरा देख लें, जहाँ 25,000 लूम्स थी, जंग में 30,000-32,000 लूम थी, जंग में 22,000 लूम रह गई है। फैज़ाबाद हमारे साथ एरिया है, वहाँ पे 22,000 लूम थी, वो 15,000 रह गई। तो हर जगह से ना ये मशीनरी का कब्रिस्तान ही बन चुका है। तो ये तो हर एक को पता था। हमारे जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, हमारी जो एजेंसीज़ हैं, हमारे जो इंतज़ामिया है, MNAs हैं, MPs हैं, और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, सभी ने अपनी लड़ाई के अंदर कुर्सी की कशमकश में किसको तबाह किया? पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाह किया। और उसका आज नतीजा देख लें कि आज हर दूसरा बंदा चाहता है कि वो सड़कों के ऊपर एहतजाज करे। हमारे मज़दूर जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहते हैं कि हम उनको तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे। हमारे फैक्ट्री ओनर्स जो हैं वो जान मार्केट की पेमेंट्स नहीं दे सकते। वो बिजली के बिल आते हैं तो हम एक दूसरे से मुँह छुपा के बैठे होते हैं, कहीं कोई मुझसे 5-7 लाख रुपया उधार ना ले लाए, मांग ले तो मैं कहाँ से दूंगा। ठीक है, तो इस तरह मुश्किल मामलात हैं। मार्केट के अंदर इस वक्त 100 मीटर कपड़े की जो है वो डिमांड नहीं है, और 1 लाख रुपए की पेमेंट भी नहीं है। इतने बुरे हालात हैं। यानी ये हम किसी को छोटे शहर की या छोटे इलाके की बात नहीं कर रहे, ये तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद की, जो एक टाइम पे हब माना जाता था कपड़े के हवाले से, कपड़े के काम कारोबार के हवाले से, ना सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरूनी मुल्क भी, बैरूनी ममालिक में भी ये कपड़ा जो है वो भेजा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। आज वो हालात हैं कि एक मार्केट के अंदर से 1 लाख तक वसूली जो है वो मुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल, वो चेक जो मिलते हैं वो बाउंस हो जाते हैं, वो बड़े मुश्किल हालात हैं। आगे जान लेना मैं समझता हूँ वो बहुत मुश्किल हालात अच्छे लगे हैं, कैश ट्रांजैक्शंस हो नहीं सकती। तो इसके अंदर इतने मुश्किल हालात के अंदर सर्वाइव करना मुश्किल था। हमारे बहुत सारे मालकान जो हैं वो दिवालिया हो चुके हैं, उनकी अपनी फैक्ट्रियाँ बिक गई, उनके जो घर थे वो सेल पे लग गए, जो किसी के पास गाड़ी थी वो मोटरसाइकिल पे आ गया। तो इतने मुश्किल हालात का हुकूमतों को पता होता है, लेकिन हुकूमतें इसके लिए जब काम नहीं करती, कहते हैं ना कि रियासत माँ जैसी होती है। तो ये कैसी हमारी माँ जैसी रियासत है जिसने हमारे मुंह का रिज़्क छीन लिया है। और हम लोग हैं कि अभी भी कहते हैं कि ये खुदा के बाद खुदा करे कि ये अपने राह रास्त पे आ जाएं, ये अपनी आपस की लड़ाइयाँ, अपनी कुर्सी की लड़ाइयाँ, अपनी सियासी लड़ाइयों को छोड़ के पाकिस्तान को एक सही समत के अंदर लेकर जाएं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी बड़ा पोटेंशियल है। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट, हमारे पास स्पिनिंग की इंडस्ट्री मौजूद है, प्रोसेसिंग प्रिंटिंग इंडस्ट्री मौजूद है, टेक्सटाइल मेडअप्स की, हमारे पास फाउंड्री, इंजीनियरिंग, हर चीज़ की हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है। और पाकिस्तान की मैं आपको बताऊं कि जो जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारा एक्सपोर्टर पूरी दुनिया में बड़ी मेहनत करके ऑर्डर्स लेकर आता है, लेकिन जब वो ऑर्डर्स लेकर आता है तो यहाँ पे हर 15 दिन के बाद बिजली की प्राइसेस के अंदर रद्दोबदल आ जाता है, पेट्रोल की कीमतें 15 दिन में बढ़ जाती हैं, गैस की कीमत आप सो के उठते हैं पता लगता है जी गैस की कीमत जो है 50 रुपये MMBTU बढ़ चुकी है। तो इतने जब आपके पास अनसर्टेनिटी होगी तो एक्सपोर्टर क्या करेगा? उसका नतीजा यही निकला कि हमारी जो बैरूनी मंडियाँ थी वो हमारे कंपेटिटर्स कंट्रीज़ जो हैं, हमारा बांग्लादेश हमारा कंपेटिटर कंट्री था, चाइना था, इंडिया था, वियतनाम था। वियतनाम ने अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान के बाद टेक्सटाइल की शुरू की है। आज वो $37 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है टेक्सटाइल की। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट $42 बिलियन है। तो हमारे एक्सपोर्टर्स को टाइम पे रिफंड्स नहीं दिए इन्होंने। हमारे एक्सपोर्टर्स के टैक्स के बेताशा मसाइल थे। छोटी बड़ी तमाम इंडस्ट्री जो है ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त तबाही के दहाने पर नहीं है, ये तबाह हो चुकी है। तबाही के दहाने पर नहीं है, इस वक्त जो है वो तबाह हो चुकी है। मैं ज़ाहिर सी बात है, ये तो एक ऐसे हालात हैं जो आप बयान कर रहे हैं, जो इस वक्त जो है वो हालात सूरत हाल चल रही है।
लेकिन उसके साथ मैं इस बात पर भी आपसे ये जानना चाहूँगा और हमारे जो देखने वाले हैं उन तक ये चीज़ पहुँचाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक नौजवान हो गया या कोई एक ऐसा कारोबारी शख्स हो गया जो अभी तक स्टिल ये बात सोच रहा है कि पावर लूम इंडस्ट्री में बड़ा प्रॉफिट है, बड़ा मार्जिन है, और अगर ये काम किया जाए पाकिस्तान में तो ये बड़ा मुनाफा बख्श साबित हो सकता है। उस इन्वेस्टर को क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्या उसका पैसा महफूज होगा अगर पावर लूम इंडस्ट्री में उसकी तरफ से इन्वेस्ट किया जाता है तो? देखिए जी, पावर लूम इंडस्ट्री को जो हमारी फाउंड्री इंजीनियरिंग इंडस्ट्री थी ना, फैसलाबाद में 10 फाउंड्रीज थी जहाँ पे पावर लूम्स बनती थी, इनके स्पेयर पार्ट्स बनते थे। तमाम की तमाम वो फाउंड्री इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है। जो हमारी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का काम करते थे पिछले 5 सालों से एक भी उनके पास ऑर्डर नहीं था, वो बंद हो गए। तो नई इन्वेस्टमेंट यहाँ कहाँ आनी है? जो पहले की लोगों ने सैकड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी वो बेकार हो चुकी है। हमारे इस इलाके से 400-500 लूम्स डेली पिछले यानी महीने 3-4 महीने पहले हर रोज़ टूटती थी। वो फाउंड्री ही जाती थी वहाँ पे दोबारा पगला के उसको सरिया वगैरह बना लेते थे। तो नई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, पुरानी इन्वेस्टमेंट जो है उसके मतलब सर्टेनिटी नहीं है। आगे जान बहुत महंगा है, कपड़े की खपत कोई नहीं है। गरीब आदमी कहाँ नया सूट खरीदेगा? आप पर मैं कहाँ खरीदेंगे हैं? अगर किसी ने अपने बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को खाना खिलाना है, जब बच्चों को अपने फैमिली को ही नहीं आप फीड नहीं कर सकते, नया कपड़ा आपने कहाँ से खरीदना है? आपने कहाँ से ख़रीदना है? ये इस वक्त हालात और सूरत हाल है जो आप देख भी रहे हैं, आपको नज़र भी आ रही है। और किस तरह पावर लूम इंडस्ट्री बकौल चेयरमैन साहब के कि इस वक्त जो है वो तबाही के दिहाने पर नहीं है बल्कि तबाह हो चुकी है। और अब जो है वो उसे बचाने की बजाय अब हमें उसे रिकवर करने की तरफ आना होगा। और वो जिस तरीके से अब तबाह हो चुकी है, अब दोबारा उसे जो है वो रीबिल्ड करने की हमें ज़रूरत है। ये में बता रहे थे कि इस वक्त सिर्फ इस एक इलाके में ग़ुलाम मोहम्मद आबाद की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि तकरीबन 45 to 50% जो पावर लूम मशीनें थीं वो इस वक्त जो है वो कबाड़ में बिक चुकी हैं और बंद हो चुकी हैं। और ये हालात अगर बेहतरी की तरफ ना गए तो जो कुछ रह चुकी हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है बंद होंगी और इसी कबाड़ खाने की जो है वो नज़र हो जाएंगी। उम्मीद है हुकूमत ऐसे इक़दाम ज़रूर उठाएगी जिससे इन मालिकान को, इंडस्ट्री मालिकान को, वर्कर्स को रिलीफ पहुँचेगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।